नमस्कार, जय हिंद साथियों। मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है साथियों। आज की क्लास मौलिक अधिकार की होगी साथियों। हम पुलिस बैच में अभी तक जो प्रीवियस क्वेश्चन आंसर किए हैं उसी क्रम में आज जो हमारी क्लास होगी वो मौलिक अधिकार से रिलेटेड भाग 3 मौलिक अधिकार से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं साथियों। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम देख पा रहे हैं साथियों कुछ लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा है? साथियों क्लास स्टार्ट करने से पहले हम देख रहे हैं लिखा है कल से करेंगे। कल से करेंगे यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता है साथियों। हमारे आपके आदत में है हमें सबको जो भी टास्क या टारगेट मिलता है, चाहे हमारे कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन की हम आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारा एक बहुत फेवरेट वर्ड है, हम कहते हैं कल करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, कल से पढ़ेंगे साथियों। तो इसका देख रहे हो क्या कह रहा है? यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता है साथियों। यही वो वाक्य है। तो मुझे इस वाक्य को नहीं पकड़ना है, इसे मुझे छोड़ देना साथियों। मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपको संकल्प लेना होगा। हम कल करे सो आज करें, आज करे सो अब करना है। हम अगर मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो हमें संकल्प लेना है, हम एक एक क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे साथियों, और समझ करके, क्योंकि अब दोबारा मुझे पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आना होगा साथियों आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो आज की हमारी क्लास है साथियों वो है मौलिक अधिकार। क्या है साथियों? आज की क्लास है मौलिक अधिकार। तो हम मौलिक अधिकार, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम बहुत से क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं, उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत अच्छे से वो क्लास समझ में आई है। उसी क्रम में हम आगे की भी क्लास जारी करते हैं और पूरा पॉलिटी का हर एक टॉपिक को कवर कराऊंगा साथियों। आप अगर इतना तैयार कर लेते हो साथियों, हर एक वीडियो को अगर आप अच्छे से वॉच करते हो साथियों, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं एक भी क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं आएगा। यदि बाहर से भी आता है तो जो हम उसमें बता रहे हैं उससे भी बाहर नहीं आएगा, आप कवर कर लोगे। इसलिए बहुत ध्यान से और गौर से साथियों हमें क्या करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है साथियों वो है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो साथियों जो मौलिक अधिकार है, जो हमारा भारतीय संविधान है, जो मूल संविधान है, वो हमारा संविधान 22 भागों में बांटा गया साथियों। कितने में, कितने अध्याय में बांटा गया है? 22 अध्याय में, 22 भाग में बांटा गया है। तो उसी क्रम में कह रहे हैं जो भाग संख्या 3 है साथियों, भाग संख्या 3 है वो किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? वह भाग संख्या 3 है। क्या है साथियों? भाग संख्या 3 है जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया साथियों? तो मौलिक अधिकार भाग संख्या 3 में वर्णित किया गया है, 3 में बताया गया है। यदि हमसे यहां कहा जाए मौलिक अधिकार संविधान के कितने अनुच्छेदों में बताया गया है, तो साथियों कहां से कहां बताया गया है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में उससे देखेंगे। लेकिन अगर हमसे भाग संख्या पूछ लेगा तो भाग संख्या कितनी है साथियों? भाग 3 में मौलिक अधिकार हमारा बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे भारतीय संविधान के भाग 3 किससे संबंधित है साथियों? अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही देख रहे हैं जो भाग 3 है, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भाग 3 जो है भारतीय संविधान का वह मौलिक अधिकार से संबंधित है साथियों। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से। किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट से साथियों, मौलिक अधिकार से संबंधित है। कौन? भाग 3।
भाग 3 जो संविधान का है वो हमारा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार लिखा है साथियों। मूल अधिकार कह लो या मौलिक अधिकार कह लो या फंडामेंटल राइट कह लो साथियों। तो जो हमारा भारतीय संविधान का भाग 3 है वो किससे संबंधित है? वो हमारा मूल अधिकारों से संबंधित है साथियों। अगला है डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई साथियों? जो हमारा मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है या फंडामेंटल राइट है, उसे इन देशों में सबसे पहले वह कौन सा देश है जिसमें संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई साथियों? भारत है, फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। तो साथियों वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। और हमारे यहाँ जो मूल अधिकार को लिया भी गया है, कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया साथियों। अगला है, कह रहे हैं भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो किया गया साथियों, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का वर्णन जो किया गया है वो जो है कहाँ किया गया है? संविधान के अनुच्छेद संख्या 12 से 35 या 13 से 36, 15 से 39, 16 से 40 नहीं साथियों, इन सब में नहीं, बल्कि हमारे अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर के 35 तक साथियों। कहां तक बताया गया है? अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर के कितना? 12 से लेकर के साथियों कितना है? 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक क्या बताया गया है? अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर के 35 तक के बीच में क्या बताया गया है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में या मूल अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया साथियों। कितना? अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक क्या बताया गया साथियों? अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर के 35 तक भारतीय संविधान में क्या बताया गया है? मूल अधिकार के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है? फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। क्या कहा गया है? मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया साथियों। और कौन सा भाग है साथियों? 12 से 36 तक वो भाग 3 है। भाग 3 क्या है साथियों? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं साथी। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कौन से संविधान के भाग को सबसे आलोकित भाग कहा है साथियों? तो वह भाग संख्या 3 ही है साथियों। कौन सा है? भाग संख्या 3 है साथियों, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत ही आलोकित कहा है। और भाग संख्या 3 को मौलिक अधिकार के ही हम क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने पूरे संविधान को निचोड़ करके समझ लो, एक एक देश के संविधान, कई देशों के संविधान को बहुत ही उनको पढ़ करके सुव्यवस्थित ढंग से साथियों बहुत बेहतरीन तरीके से भारतीय संविधान को लिखा है साथियों, बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया है। तो उन्होंने कहा जो भाग 3 है, भाग 3 का मतलब जो मौलिक अधिकार है साथियों, वो मौलिक अधिकार जो है बहुत ही क्या है? बहुत ही सबसे अधिक सर्वाधिक आलोकित भाग है साथियों। क्या है? सर्वाधिक आलोकित भाग है। भाग संख्या 3, भाग संख्या 3 की बात कही है। किसने कही है साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कही है। नेक्स्ट है साथियों, अगला है क्या मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, या सरलता से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं साथियों? तो क्या होगा? यह क्या है साथियों? यहाँ कह रहे हैं कि जो मूल अधिकार है वह मूल कहलाता है क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार की बात करता है। मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार की बात करता है साथियों, इसलिए मूल अधिकार को मूल कहा जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
कह रहा है भारतीय संविधान, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 में कुल कितने अनुच्छेद हैं जो मूल अधिकारों का वर्णन करते हैं साथियों। तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं तो 12 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 35, अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर के 35 के बीच में क्या बताया गया है, भाग संख्या 3 में 12 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 35 के बीच में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो वह कह रहे हैं कि इन संख्याओं में भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया साथियों। तो मूल अधिकारों का जो वर्णन किया गया साथियों वो टोटल संख्या है साथियों 24। कितने हैं साथियों, 24। कितने हैं, 24, मतलब कि 24 मूल अधिकारों की बात कही गई है। टोटल जो मूल अधिकारों की संख्या है साथियों कितनी है, वो 24 है। कितनी है, 24 है। दोस्तों अगला है कि प्रारंभ में कितने मूल अधिकार दिए गए। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था साथियों, जब मूल संविधान की बात की गई तो उस समय जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी, कितने मूल अधिकार दिए गए थे भारतीय संविधान में, तो उस समय साथियों कुल 7 मूल अधिकार थे। और वर्तमान या प्रेजेंट की बात की जाए साथियों तो वर्तमान समय में कितने मूल अधिकार हैं। तो जब उस समय बनाया गया था तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी साथियों, 7 थी। कितनी थी, 7 की थी। कितनी थी, 7 थी। लेकिन प्रेजेंट में पूछा जाए कितने मौलिक अधिकार हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो साथियों इस समय 6 प्रकार की हमको क्या है, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं, या भारतीय संविधान में 6 प्रकार का प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। ये कब का पूछ रहे हैं साथियों, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, मतलब जब मेरा संविधान बना था। मूल संविधान की बात कर रहे हैं साथियों, तो मूल संविधान जब बना था उस समय कितना था साथियों, 7। कितने थे, 7 मूल अधिकार थे। 7वां जो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार संबंधित साथियों, वही हटा दिया गया है। आगे मिलेगा, हम उसको भी समझेंगे। लेकिन यहां देख पा रहे हैं इन्होंने जो पूछा है, इन्होंने कहा कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे साथियों। तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो कितनी थी साथियों, प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी डियर, 7 थी। और आज के समय में कितनी है वर्तमान में साथियों, 6 है। कितनी है, 6 है। और प्रारंभ में कितनी थी, 7 थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। कितने साथियों, अभी की बात कर रहे हैं, ये बहुत गौर से देखना है दोस्तों। वर्तमान की बात कर रहा है या मूल संविधान की बात कर रहा है। यदि वर्तमान में पूछे, वर्तमान मौलिक अधिकार, वर्तमान में भारतीय नागरिक जो हैं उनको कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं साथियों, यदि वर्तमान प्रेजेंट की बात कही जाएगी तो हमारे पास 6 हैं। कितने साथियों, 6 मौलिक अधिकार हैं। और मूल अधिकार की बात किया जाए, जब संविधान बन के तैयार हुआ साथियों तो कितने मूल अधिकार थे साथियों, उस समय 7 थे। लेकिन यहां बात कर रहा है वर्तमान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक अधिकार है साथियों, तो इसमें वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, क्या कह रहे हैं कि भारत के संविधान में साथियों क्या है हमारा, ये कह रहे हैं भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। क्या, जो मौलिक अधिकार है, जो भारतीय संविधान है, इसमें जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है वह मूल संविधान का हिस्सा था, या चौथे संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया, या 42वां संविधान संशोधन द्वारा अमेंडमेंट ला करके जोड़ा गया साथियों। तो जो भारत का संविधान है वो मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है साथियों वो क्या है, मूल संविधान का हिस्सा है साथियों। मतलब कि जब मेरा संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय भी मौलिक अधिकार उसमें क्या था, वर्णित था, उसका भाग था मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार का क्या, मूल संविधान का क्या था साथियों, मूल संविधान मौलिक अधिकार क्या था, उसका हिस्सा था साथियों, उसका एक पार्ट था साथियों।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है। साथियों, अगर कह रहा है भारतीय संविधान में यदि हम न्यायालय में किसको प्रवर्तन कर सकते हैं, किसको चेंज कर सकते हैं, किसको न्यायालय द्वारा बदला जा सकता है साथियों, किसको, नीति निर्देशक सिद्धांत को। नहीं साथियों, नीति निर्देशक सिद्धांत को नहीं चेंज किया जा सकता है, प्रस्तावना को नहीं, बिल्कुल नहीं साथियों, मूल कर्तव्य में परिवर्तन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, बल्कि किसमें परिवर्तन किया जा सकता है, आपका मूल अधिकार है उसमें हम क्या कर सकते हैं साथियों, परिवर्तन कर सकते हैं। क्या, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है साथियों, भारतीय संविधान के न्यायालय में परिवर्तनीय है मूल अधिकार। क्या परिवर्तनीय है साथियों, फंडामेंटल राइट। क्या परिवर्तनीय है, फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार प्रवर्तनीय है साथियों। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। साथियों, जो मौलिक अधिकार को यदि लागू करने का दायित्व की बात कही जाए तो दोनों को है साथियों, उच्चतम न्यायालय को भी और उच्च न्यायालय पर, दोनों को साथियों क्या है, दोनों को लागू करने का, वो दोनों को अधिकार प्राप्त हो, लागू करने का दायित्व मतलब उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है साथियों। यहाँ ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, मतलब क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर दोनों, उपयुक्त दोनों। क्या होगा, क्या होगा साथियों, मौलिक अधिकार को लागू करने का जो दायित्व है वो उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय दोनों पर है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। क्या होगा, उपयुक्त दोनों। साथियों, अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है साथियों, यदि मौलिक अधिकार का निलंबन करना हो साथियों तो निलंबन कौन कर सकता है साथियों, हाँ, प्रधानमंत्री कर सकता है या संसद कर सकती है या राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय कौन कर सकता है साथियों। तो मौलिक अधिकारों का जब निलंबन करना हो साथियों, हाँ, फंडामेंटल राइट्स का क्या करना हो, निलंबन करना हो, मतलब उसे हटाना हो, निलंबित करना हो, तो उसको क्या किया जा सकता है, किसके माध्यम से, मौलिक अधिकार को अगर निलंबन करना है, निलंबन करने की जो शक्ति प्रदान है वो साथियों राष्ट्रपति महोदय को है। किसको है साथियों, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति का या विशेष नागरिक का, भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकारों को अगर निलंबित कर सकता है साथियों तो वो कौन कर सकता है साथियों, वो भारत का राष्ट्रपति के पास पावर है, भारत का राष्ट्रपति कर सकता है साथियों, भारत के राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं साथियों। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है साथियों, तो राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं साथियों। अगली क्लास है साथियों, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। मौलिक अधिकार के बारे में यदि कुछ भी सुनवाई करना है तो सुनवाई करने का जो अधिकार प्रदान किया जाता है साथियों वो किसे किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मौलिक अधिकार के बारे में यदि कुछ भी सुनवाई करना है तो सुनवाई करने का जो क्या है, सुनवाई करने का जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है, वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। किससे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में यदि कोई भी सुनवाई करने का जो अधिकार दिया गया है तो साथियों वो हमें दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों किसके द्वारा किया जा सकता है, वो जो है संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में यदि संशोधन करना है, हाँ, संशोधन कौन कर सकता है साथियों, वो संसद द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद द्वारा किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन करना हो, क्या करना है, कोई अमेंडमेंट
अमेंडमेंट लाना है, संशोधन करना है, वो जो संशोधन करने की शक्ति प्रदान है वो किसको है? संसद द्वारा उसमें क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है साथियों। अगला है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। हाँ, निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो साथियों कह रहे हैं कि जो भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार या मूल अधिकार प्रदान किया गया है वो क्या किया जा सकता है साथियों? वो निलंबित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है साथियों? हाँ, मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति महोदय जो है निलंबित कर सकते हैं। कौन कर सकता है साथियों? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हाँ निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है? भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया जो मूल अधिकार है क्या उसको निलंबित नहीं किया जा सकता? किया जा सकता भाई। अगले हम कह रहे हैं निलंबित किया जा सकता। बिल्कुल, क्या किया जा सकता है? भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार प्रदान है उसे क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है साथियों। किसके माध्यम से? कौन निलंबित कर सकता है साथियों? राष्ट्रपति महोदय जो है वो निलंबित कर सकते हैं साथियों। उनको निलंबन शक्ति प्रदान है साथियों मौलिक अधिकार के। ठीक है, अगला है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? क्या कह रहे हैं साथियों? ये जो हम देख पा रहे हैं इसमें से कौन सा मामला है जो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है? केंद्र व राज्यों के बीच का कोई विवाद हो या राज्यों के परस्पर विवाद हो, मूल अधिकार का प्रवर्तन क्या है? हाँ, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है साथियों मूल अधिकार का प्रवर्तन। क्या आता है साथियों? संविधान के उल्लंघन से संरक्षण नहीं साथियों, क्या है? मूल अधिकार का प्रवर्तन। क्या है? मूल अधिकार का प्रवर्तन। क्या है साथियों? जो दोनों के बीच में है, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है साथियों, वो है आपका मूल अधिकार का प्रवर्तन। क्या है साथियों? मूल अधिकार का प्रवर्तन। कहाँ? मूल अधिकार का प्रवर्तन जो है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है साथियों। अगला है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है साथियों? जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत जितने भी मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है साथियों? हाँ, मूल अधिकारों का जो संरक्षक है संसद है, राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है, मंत्रिमंडल है या कार्यपालिका है साथियों? तो कौन है इसका संरक्षक साथियों? यहाँ भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार प्रदान है उन मूल अधिकारों का जो संरक्षक है साथियों वो आपका न्यायपालिका है। क्यों? इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को शक्ति प्रदान है साथियों इसके संरक्षक के लिए। हाँ, तो मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है साथियों? वो आपका न्यायपालिका है। दोस्तों, नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? हाँ, अगर मौलिक अधिकार का निलंबन है तो उस निलंबन करने का अधिकार कौन दे सकता है साथियों? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? पिछले बार भी हमने पीछे भी क्वेश्चन देखा साथियों, यदि मौलिक अधिकार के निलंबन की बात कही जाएगी उसको निलंबित कौन कर सकता है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार को जो निलंबित करने की या निलंबन की शक्ति प्रदान है दोस्तों वो किसको है साथियों? निलंबित करने की जो शक्ति प्रदान है वो राष्ट्रपति महोदय को। किसको है? राष्ट्रपति महोदय को मौलिक अधिकार को निलंबित करने की शक्ति प्रदान है। अगला क्वेश्चन है, क्या है साथियों? यदि मूल अधिकार है, जो आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकारों पर अगर क्या है, मूल अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाना हो,
कि आपका जो भी मूल अधिकार है उस पे क्या करना हो साथियों, प्रतिबंध लगाना हो, प्रतिबंधित करना हो। हाँ हाँ, अगर प्रतिबंध लगाना हो तो राष्ट्रपति प्रतिबंध लगा सकता है, संसद लगा सकता है, न्यायपालिका या इनमें से किसी को नहीं है। तो साथियों, जो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने की बात होगी वो किसको है साथियों, आवश्यक प्रतिबंध लगाना चाहेगा तो कौन लगा सकता है साथियों, संसद लगा सकती है। कौन लगा सकता है, संसद आवश्यक प्रतिबंध लगा सकती है साथियों मूल अधिकारों के प्रति। हाँ ठीक है। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है साथियों, जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं इसका कह रहे हैं प्रमुख उद्देश्य क्या है। हाँ, इसका क्या एम क्या है साथियों, जो भी हमारा मौलिक अधिकार है उसका उद्देश्य क्या है। क्या है, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो साथियों, जो मौलिक अधिकार है इसका क्या मेन उद्देश्य है, इसका जो मेन उद्देश्य है साथियों वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। हाँ, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकार का जो फंडामेंटल राइट्स है उसका मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो उसका मुख्य उद्देश्य है क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। किसका है ये प्रमुख उद्देश्य, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का उद्देश्य किसका है साथियों, तो मौलिक अधिकार का है। किसका है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का जो मुख्य उद्देश्य है साथियों वो क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है साथियों, मूल अधिकार को यदि प्रवर्तित करने की बात कही जाए, मूल अधिकार को प्रवर्तित करने की शक्ति जो प्रदान है साथियों, मूल अधिकार में यदि कुछ प्रवर्तन करना चाहते हैं, प्रवर्तित करना चाहते हैं, वो शक्ति राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को या उच्चतम न्यायालय को या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय किसे प्राप्त है साथियों, जो ये शक्ति प्रदान है वो उच्चतम न्यायालय को। क्या है साथियों, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की जो शक्ति है वो उच्चतम न्यायालय को है साथियों। अगला है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है सर्वोच्च न्यायालय। बार बार क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कह रहे हैं भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार प्रदान है उन मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली वह कौन सी सत्ता है साथियों, वह निलंबित करने वाली कौन सी सत्ता है, कौन सी शक्ति है जो भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है, उन अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है साथियों, तो उस अधिकार को जो निलंबित करने की सत्ता है, निलंबित करने वाली सत्ता है, वह सत्ता है राष्ट्रपति महोदय। कौन कर सकता है साथियों, भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार प्रदान है उन अधिकारों को यदि निलंबित करने की बात कही जाए, निलंबित करने वाली कौन सी सत्ता है दोस्तों, तो निलंबित करने वाली जो सत्ता है वह राष्ट्रपति है। कौन कर सकता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है दोस्तों। है, भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। जो साथियों भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। क्या है, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है।
यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए क्या कह रहे हैं, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। इसमें जो लाइनें थी कौन सही है और कौन गलत है। साथियों साथियों यह कह रहे हैं भारत के मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है। साथियों ये हमें जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, कह रहे हैं यह राजकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल क्या है, राजकृति के विरुद्ध, कृति के विरुद्ध यह क्या है, एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित किया गया। बिल्कुल भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है दोस्तों, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात कही गई है, फंडामेंटल राइट्स का। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये तो करते ही हैं, लेकिन आगे और भी है। हाँ, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए कूट में सही कूट सही करना है। तो साथियों जो इसका आंसर होगा वो होगा पहला, दूसरा क्या है, सही है। यह भाग संख्या 3 में मूल अधिकारों से संबंधित बात कही गई है। और अगला है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेद में दिया गया है। साथियों जो समानता का अधिकार की बात कही गई है वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें समानता का अधिकार संबंधित बात कही गई है। साथियों तो जो भारतीय संविधान है, क्या है साथियों, भारतीय संविधान में, हाँ भारतीय संविधान में जो 5 अनुच्छेद कौन से हैं जिनमें समानता की बात कही गई है। तो साथियों क्या है, जो मौलिक अधिकार है, क्या है, मौलिक अधिकार की बात है। जो मौलिक अधिकार की बात है ये भाग संख्या क्या है, भाग संख्या 3 में बताया गया है। और भाग संख्या 3 में जो है अधिकार, मौलिक अधिकार की बात कही गई है। तो भाग संख्या 3 में संख्या अनुच्छेद संख्या 14 से लेके 18 के बीच क्या बताया गया दोस्तों, समानता, क्या बात कही गई है, कह रहे हैं भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेद में समानता का अधिकार क्या है की बात कर रहे हैं, समानता का अधिकार संबंधित जो बात कही गई है वह अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर के 18 के बीच में। साथियों कहाँ है, 14 से लेके 18 तक समानता संबंधित बात कही गई है। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। किस पे नियंत्रण लगाना है दोस्तों, विधि के प्रति। विधि के प्रति, विधि के प्रति सत्ता, विधि के प्रति क्या है, समानता की बात करता है। विधि के प्रति समानता की जो बात करता है अनुच्छेद संख्या 14, 15, 16, 17। तो साथियों जो विधि के प्रति समानता की बात करता है वह विधि के प्रति समानता की बात अनुच्छेद संख्या 14 से लेके 18 अनुच्छेद में क्या बताया गया है, समानता से बात के संबंधित बात कही गई है। क्या बताया गया, अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर के 18 तक साथियों समानता की बात कही गई है। लेकिन यदि विधि के प्रति समानता की बात कही है, क्या कह रहे हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें विधायन या तो विधि, क्या है, विधायन या तो विधि की सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, वह है अनुच्छेद संख्या 14। क्या है साथियों, अनुच्छेद संख्या आर्टिकल नंबर 14 है दोस्तों। अगला है दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान, क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद, प्रस्तावना में समाजवाद, समाजवाद
शब्द जो है जोड़ा गया था, किसमें जोड़ा गया? प्रस्तावना में। कह रहा समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति, मौलिक अधिकार को परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? साथियों, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है? साथियों, तो अनुच्छेद संख्या 14, 15 और 16 है। साथियों, कौन सा है? 14, 15 और 16 अनुच्छेद के मिला के पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करता है। साथियों, वह हमारा क्या है? समाजवाद। समाजवाद शब्द को जोड़ने से अनुच्छेद संख्या कौन सा दोस्तों? 14, 15 और 16 को मिला करके पढ़ने से समान वेतन का, समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है। साथियों, अगला है विधि के सामने समानता का अधिकार है, या विधि के सामने न कह करके विधि के प्रति क्या है? विधि के समक्ष विधि की समानता की जो बात करता है। साथियों, क्या है? विधि की समानता की बात करता है। नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, हाँ, राजनीतिक अधिकार। विधि के सामने जो समानता का अधिकार है वो किसको है? विधि के समान समानता का अधिकार वो नागरिक अधिकार है। साथियों, क्या है? वो नागरिक अधिकार है। दोस्तों, क्या कह रहा है? जो भारतीय संविधान में भारतीय नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार में अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर के 18 तक समानता की बात कही गई है, लेकिन जो अनुच्छेद संख्या 14 है वह क्या कहता है? विधि के प्रति समानता का बात करता है। विधि के प्रति सब नागरिकों, भारतीय नागरिकों को समानता की बात करता है। दोस्तों, तो यही कह रहे हैं कि विधि के सामने समानता का जो अधिकार है वो नागरिकों को है, या आर्थिक अधिकार है, या सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है? साथियों, नागरिक अधिकार है। क्या है? जो विधि के प्रति समानता की बात कही जा रही है। हाँ, हम कहते हैं हमारे भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को विधि की समानता की बात कही गई है अनुच्छेद संख्या 14 में। तो कौन होते हैं वो? भारतीय नागरिक होते हैं। कौन होते हैं साथियों? वो नागरिक हैं। नागरिक अधिकार है वो। क्या है? भारतीय नागरिकों का नागरिक अधिकार है विधि के प्रति समानता का अधिकार। दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? दोस्तों भाई, ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार क्वेश्चन में आया है। स्टार लगा लो, जितना स्टार लगा सकते हो स्टार लगा लो। दोस्तों, ये इनफाइनाइट नंबर में ना जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी आ सकता है। तो दोस्तों, जो अनटचएबिलिटी की बात करता है, छुआछूत के अंत की बात करता है, या छुआछूत संबंधित प्रावधान की बात करता है, तो दोस्तों, या अस्पृश्यता संबंधित बात करता है, तो डियर वह अनुच्छेद संख्या, वह जो है आर्टिकल नंबर 14 है, सॉरी 17 है। दोस्तों, कितना है दोस्तों? अनुच्छेद संख्या 17 है। अनुच्छेद संख्या 17 क्या कह रहा है? छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी की बात कौन करता है? कौन सा इनका अंत किस अनुच्छेद में है साथियों? तो अनुच्छेद संख्या 17 है हमारा, छुआछूत से या छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता होना चाहिए। छुआछूत संबंधित या छुआछूत उन्मूलन संबंधित जो बात कही जा रही साथियों, वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद संख्या 17 है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? कौन सा है साथियों? अस्पृश्यता निषेध का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद संख्या 17। 17 नंबर क्या है? अनटचेबिलिटी। क्या है? अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, और क्या है? छुआछूत का अंत साथियों।
जो छुआछूत संबंधित बात कहा जाएगा वो अनुच्छेद संख्या हमारा 17 है। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद संख्या 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। तो साथियों जो समानता की बात कही गई है वो लगभग वो सारी समानता है, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, जो हमारे संविधान के भाग संख्या 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर के 18 तक में समानता की बात कही गई है डियर, तो वो जो है जो उसके अंतर्गत समानता की बात आ रही है, तो कह रहे हैं कितने प्रकार की समानता का बात करता है। समानता का अधिकार जो है भारतीयों के लिए जो सुनिश्चित है, क्या धार्मिक स्वतंत्रता है? बिल्कुल है साथियों। हाँ, आर्थिक समानता ये भी है, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी की बात कर रहा है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में जो क्या है अधिकार प्राप्त है, धार्मिक समानता की बात करता है, आर्थिक समानता की भी है और सामाजिक समानता का भी प्रावधान है। अगला क्वेश्चन दोस्त, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों वह भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार कौन सा है, जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, वह संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत, वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा यदि किसी को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है या पद्म विभूषण आदि पुरस्कार जो वितरित किया जाता है, या भारत सरकार द्वारा जो इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, तो भारतीय संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जो इसका प्रावधान, जिसमें प्रावधान किया गया? दोस्तों तो अनुच्छेद संख्या 18 है। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद संख्या 18 है, जो भारतीय संविधान में भारत सरकार द्वारा जो दिया जाता है लोगों को पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार साथियों? वो है भारत रत्न पुरस्कार या पद्म विभूषण संबंधित, पद्म विभूषण जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है भारत सरकार द्वारा, वो इसका प्रावधान जो किया गया है भारतीय संविधान के मूल अधिकार में, मौलिक अधिकार में, वह कौन सा अनुच्छेद है जो इसकी व्यवस्था करता है, जिसमें इसकी बात कही गई है साथियों? वह है जो है हमारा अनुच्छेद संख्या 18, आर्टिकल नंबर 18। किसकी बात करता है दोस्तों? अनुच्छेद संख्या 18 बात करता है भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाने के संबंध में बात करता है, अनुच्छेद संख्या 18। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि 1995 1995 में पारित अस्पृश्यता अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अनटचेबिलिटी जो 1995 में पारित हुआ था, अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता अपराध, वह अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो साथियों किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम कहते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या है? सन 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध, क्या था जो उस समय अस्पृश्यता अपराध है, जो छुआछूत को मानेगा, जो छुआछूत की विचारधारा है, वो अस्पृश्यता क्या है? अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जो 1995 में पारित हुआ था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। दोस्तों अगला है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा?
कह रहे हैं धर्म आदि के आधार पर, किसके आधार पर? धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। हाँ, ये जो विभेद का प्रतिषेध है वह एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समता का अधिकार। साथियों तो किसके प्रति किया जाएगा साथियों? हाँ, समता का अधिकार के प्रति। दोस्तों आंसर होगा समता, बोले तो समानता का अधिकार। धर्म आदि के आधार पर किसी के प्रति आप विभेद नहीं कर सकते हो, सबको समानता का अधिकार प्रदान है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि जो है धर्म आदि के आधार पर जो विभेद किया जाता है उसका प्रतिषेध है भारत के संविधान का। अनुच्छेद संख्या 15 है, वह एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? वो समता का अधिकार के संबंधित। किसके प्रति साथियों? समता के अधिकार। क्या होगा? वो समता का अधिकार होगा दोस्तों, समता का अधिकार होगा। निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन भिन्न वर्ग में आता है साथियों? यहां हमारे को दिख रहा है अनुच्छेद संख्या 14, 15, 16 और 16 के बाद डायरेक्ट अनुच्छेद संख्या 19 दिख रही है। क्या दिख रही है? 14, 15, 16। जो अनुच्छेद संख्या 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है साथियों। 14 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर 18 तक में समता की बात कही गई है साथियों। किसकी? समानता की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर 18 तक, मतलब 14, 15, 16, 17, 18 तक समानता की बात कही गई। दोस्तों किसकी बात कही गई है? समानता की बात कही गई है। कहां पे कही गई है? संविधान के भाग संख्या 14 से लेकर 18 की बात समानता की कही गई है। तो 18 तक तो सेम आता, लेकिन अनुच्छेद यहाँ 19 दिखाई दे रहा है। अनुच्छेद संख्या 19 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 19 से लेकर के 22 तक, अनुच्छेद संख्या 19 से 22 तक कुछ और बताया गया साथियों। इसलिए अनुच्छेद जो 19 दिख रहा है ये हमारा भिन्न है इनसे। क्या होगा दोस्तों? भिन्न होगा। किससे? 14, 15, 16 से भिन्न होगा। अगला है दोस्तों भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ए को संविधान के अनुच्छेद संख्या 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, या तो संविधान के अनुच्छेद संख्या 16 के साथ मिलाकर के पढ़ना, ए, बी व सी सभी को मिलाकर के पढ़ना। तो साथियों भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए, किसके लिए? समान कार्य के लिए समान वेतन का जो मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है साथियों, वो जो किया गया है ए, बी व सी, इनको सभी को मिला करके यदि हम समाजवाद शब्द, जो समाजवादी शब्द है, इस सब को मिला करके पढ़ते हैं तो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है चेन्नई, क्या है साथियों? चेन्नई बनाम नेक्स्ट है चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दो रावराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो साथियों जो इसमें किया गया था वह किया गया था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। किसका किया गया था? जो है या चेन्नई राज्य बनाम चंपकम
दोराव राजन मुकदमा हुआ, उसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जो किया गया वह है मौलिक क्या है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार संबंधित बात कही गई। दोस्तों अगला है, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में, हाँ क्या किसमें कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद संख्या 19(1) का में विशेष रूप से उपबंधित है, या संविधान के अनुच्छेद संख्या 19(1) का के में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र है, या संविधान के अनुच्छेद 361 का के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है। क्या संविधान के अनुच्छेद 361 नहीं भाई, देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। तो साथियों भारत में जो समाचार पत्रों का स्वातंत्र की बात कही गई है वो हमारा किसमें होगा साथियों, वो संविधान के अनुच्छेद संख्या 19 के 1 के क में विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान संख्या 19 का 1 क में क्या है, संविधान संख्या 19 के 1 क में विशेष रूप से उपबंधित किया गया है। अगला है दोस्तों, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, प्रेस की आजादी की बात की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में साथियों, वह अनुच्छेद संख्या 19(1) में है, 19(2) में है, 19(1) में है, 19(1) में है। तो साथियों जो प्रेस की आजादी की बात कर रहा है वो क्या होगा साथियों, वह है अनुच्छेद संख्या 19 का 19 फर्स्ट का अ में है, किसमें है, 19(1) के अ में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रत्याभूत किया गया है साथियों, जो स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद संख्या 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई साथियों। हाँ, स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद संख्या 19 का 1 2 3 करके ऐसे बना है, तो 19 के अंतर्गत पूछ रहे हैं, अनुच्छेद संख्या 19 के तहत अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है दोस्तों, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता संबंधित बात कही गई है, या 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है। कहां पे, अनुच्छेद संख्या 19 में, किसमें, अनुच्छेद संख्या 19 में दोस्तों कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रत्याभूत है, तो 6 प्रकार की, कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। भाइयों अगला क्वेश्चन है, क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के, हाँ स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है दोस्तों। जो स्वतंत्रता की बात कही गई है वो 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, हाँ या 25 से 30, किसकी बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की बात कह रहे हैं। हाँ, स्वतंत्रता की जो बात कही गई है वह कही गई है अनुच्छेद संख्या 19 से 22, 19 से 22। हाँ, भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो हमारा हमने कहा ना मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, कितने थे पहले, मूल संविधान में 7 थे साथियों, लेकिन वर्तमान में बात कही जाए तो जो हमारा वर्तमान में स्वतंत्रता, वर्तमान में कितने प्रकार के अधिकार हैं दोस्तों, तो वर्तमान में 6 प्रकार के अधिकार हैं। तो वही कह रहे हैं 14 से 18 तक समानता का अधिकार संबंधित बात कही गई। हाँ, तो वह कौन सा कह रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित जो बात कही गई दोस्तों वो कही गई संविधान के अनुच्छेद संख्या 19 से लेकर के कहां तक दोस्तों, 22 तक, 19 20 21 22, कितने में कहा गया, 19 20 21 22 में, 19 से लेकर के 22 तक किसकी बात कही गई है, स्वतंत्रता संबंधित बात कही गई है। किसकी, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का जो अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद संख्या 19 से लेकर के 22 तक में वर्णित है। कहां पे दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 19 से 22 में डियर किसकी बात कही गई है दोस्तों, तो अनुच्छेद संख्या 19 से लेकर के 22 तक में स्वतंत्रता संबंधित बात कही गई है।
क्या कही गई है? स्वतंत्रता संबंधित बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को। तो साथियों, जो अनुच्छेद संख्या 19 है उसमें जो भी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है वो किसको दी गई है? अनुच्छेद संख्या 19 में जो वर्णन किया गया है, अनुच्छेद संख्या 19 में कह रहे हैं स्वतंत्रता दी गई है, वह स्वतंत्रता किसको प्राप्त है साथियों? वह स्वतंत्रता भारत के निवासियों को, भारत में पैदा सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिक को। साथियों, जो अनुच्छेद संख्या 19 से 22 में वह स्वतंत्रता संबंधित बात कही गई है, तो यहाँ जो क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं उसमें कह रहा है कि अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 19 में 19 में जो स्वतंत्रता की बात कही गई है वह केवल और केवल भारतीय नागरिक को कही गई। क्या भाइयों? वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को कही गई है दोस्तों। भारतीय नागरिकों से कही रिलेटेड है, यह भारतीय नागरिकों के लिए है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या 21 जो है निम्नलिखित में से आर्टिकल नंबर 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। तो साथियों, यहाँ क्या है, जो हमारा अनुच्छेद संख्या 21 है वह किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? वह जो है करता है कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध करता है। साथियों, क्या करता है? कार्यपालिका और विधायिका दोनों के प्रति संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों। कौन? कौन? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 21 है दोस्तों, वो क्या करता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधायिका कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों। कौन? कार्यपालिका और विधायिका दोनों के प्रति संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद संख्या 21 कौन सी? आर्टिकल नंबर 21। कौन सा दोस्तों? आर्टिकल नंबर 21 क्या करता है? कार्यपालिका विधायिका दोनों को संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों। अगला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता से जो संबंधित है वह अनुच्छेद संख्या हमारा है, कौन है दोस्तों? अनुच्छेद संख्या 19 है। प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित जो बात कही गई है जो संबंधित है अनुच्छेद संख्या 19 में है दोस्तों। कह रहे हैं निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन है? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता हमारे संविधान में प्रदान की गई है दोस्तों, वह कह रहे हैं किससे संबंधित है दोस्तों? किसकी स्वतंत्रता है? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है क्या? नहीं भाई। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने का? नहीं भाई, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप सरकार के प्रति षड्यंत्र रचो, सरकार के प्रति षड्यंत्र किसी प्रकार के करो या हथियार सहित सभा करो। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। हाँ भाइयों, भाषण तथा विचार को, आप अपने विचार को व्यक्त कर सकते हो, भाषण दे सकते हो। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है दोस्तों? नियम के समान संरक्षण, भाषण स्वातंत्र्य में, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री सुरक्षा में। तो दोस्तों, जो भाषण क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता है, वह किस अधिकार में निहित है? तो दोस्तों, जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह भाषण स्वतंत्र में है। किसमें है? प्रेस की स्वतंत्रता भाषण स्वातंत्र्य में है।
अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? हाँ, आपको जितने भी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, आपका मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। हाँ, बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार आपको मिला है, व्यवसाय का अधिकार, हाँ, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। साथियों, बोलने का अधिकार तो मिला है, बोलने का अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार है, लेकिन हड़ताल पर जाने का हमारे पास जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें नहीं आता है दोस्तों। काहे का अधिकार नहीं आता है? हड़ताल पर जाने का अधिकार हमको नहीं मिला है। धर्म का भी अधिकार है, आप अपने धर्म या किसी धर्म को अपना सकते हो, भारतीय नागरिकों को। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यदि कोई व्यक्ति, वह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो किसी भी व्यक्ति के विदेश यात्रा के दौरान विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है साथियों? तो अनुच्छेद संख्या 14, 19, 21 है, या इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। तो वह कौन है? अनुच्छेद संख्या आर्टिकल नंबर 21 है दोस्तों। कौन है? अनुच्छेद संख्या 21। क्या बात करता है अनुच्छेद संख्या 21? क्या बताता है अनुच्छेद नंबर 21? वह कह रहा है भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के अंतर्गत व्यक्ति के, भारतीय नागरिक के व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय नागरिक को विदेश यात्रा के संरक्षण, विदेश यात्रा की संरक्षण प्रदान करने वाला कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? भारतीय संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं उसके अंतर्गत अनुच्छेद संख्या आर्टिकल नंबर 21, अनुच्छेद संख्या 21 किसकी बात करता है दोस्तों? अनुच्छेद संख्या 21 जो है वो क्या करता है? विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। विदेश यात्रा के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है विदेश यात्रा के संरक्षण को कौन प्रदान करता है साथियों? तो वह अनुच्छेद संख्या हमारा कौन सा है? 21 है, जो विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों। अनुच्छेद संख्या कौन है? अनुच्छेद संख्या 21 है। क्या है? अनुच्छेद संख्या 21 है। क्या प्रदान करता है अनुच्छेद संख्या 21? अनुच्छेद संख्या विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाइयों, क्या है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्या कह रहा है? किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है साथियों। क्यों नहीं किया जा सकता है? इससे वाक स्वतंत्रता क्या होता है? क्या होता है? वाक स्वतंत्रता, इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है। बिल्कुल किसी को आप बाधित नहीं कर सकते हैं। और कह रहा है इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से, अंतःकरण और धर्म के मतलब किसी को अंतरात्मा में क्या है, किसी प्रकार का ठेस व दुख पहुंचाने की बात, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल भाइयों, ये दोनों क्या है? सही बात कह रहा है। तीसरा है, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। राष्ट्रीय गीत गाने का कोई विधिक वक्तव्य नहीं है। 3 वाक्यों में कौन सा सही होगा? पहला और दूसरा सही होगा। कूट नंबर 1 सही है, आंसर ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। इन सभी कूट में से कौन सा सही है साथियों? इसमें जो सही ऑप्शन है, लगभग आवास का भी अधिकार है, विदेश यात्रा का भी अधिकार है। विदेश यात्रा के संरक्षण संबंधित अधिकार अनुच्छेद संख्या कौन? 21। वेरी गुड, कौन? 21।
हाँ, विदेश यात्रा के संरक्षण संबंधित बात करता है। अगला है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। क्या होगा? आंसर नंबर डी सही होगा दोस्तों। अगला है भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कह रहे हैं जो स्वतंत्रता की बात कही गई है, स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद संख्या कितने से कितने में की गई है दोस्तों? स्वतंत्रता की जो बात कही गई है दोस्तों, वो कही गई है अनुच्छेद संख्या 19 से लेकर के 22 तक के बीच में स्वतंत्रता संबंधित बात कही गई है। तो 19 से 22 में जो स्वतंत्रता संबंधित बात कही गई है, तीन में से कह रहे हैं कौन सी बात सत्य नहीं है? कौन सी बात सत्य नहीं है, बताइए आप लोग। भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं। भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, ये देखो इसमें कह रहे हैं संविधान में जो स्वतंत्रता दी गई है वो किससे? इसमें कह रहे हैं अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? हाँ, सत्य नहीं है। भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, बाधित नहीं है। ठीक, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, इनमें से कोई नहीं। तो कोई बात नहीं, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता बिल्कुल है भाई। यहाँ इसका आंसर होगा भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अगला है संविधान के किन अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित किया गया? साथियों, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने देखा जो हमारे अधिकार थे 14 से लेकर के 18 तक, वो क्या था? समानता से संबंधित था दोस्तों, समानता का अधिकार संबंधित बात किया। 19 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 19 और 22 के बीच में स्वतंत्रता की बात कही गई। वैसे ही अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है वह कौन सा अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात अगर की जाएगी, शोषण से विरुद्ध जो अधिकार की बात की जा रही है वह अनुच्छेद संख्या है, कौन सा है? आर्टिकल नंबर दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर जो है 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध बात कही गई है। किसमें कहा गया है? आर्टिकल संख्या 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध क्या है? शोषण के विरुद्ध बात कही गई है। अनुच्छेद संख्या 23 और 24 शोषण के विरुद्ध की बात करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद संख्या 23 और 24, अनुच्छेद संख्या 23 और 24 शोषण से संबंधित बात करता है। लेकिन अगर बच्चों के शोषण से संबंधित बात कही जाए, किसी भी बच्चे के शोषण संबंधित बात कही जाए, तो अनुच्छेद संख्या 17 है, 19 है। नहीं भाई, 23 और 24 में मुझे देखना है। 23 और 24 में बच्चों से संबंधित जो बात कही जाएगी वह अनुच्छेद संख्या कौन होगा दोस्तों? 23 या 24? 23 और 24 दोनों में शोषण से संबंधित बात कही गई है, लेकिन बच्चों के शोषण संबंधित बात जो कही गई है अनुच्छेद संख्या 24 में। किसमें है? आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर 24 बच्चों के शोषण से संबंधित बात कही गई दोस्तों। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? दोस्तों, भारत के जो संविधान के अंतर्गत कितने आयु के बालक को, कितने उम्र के बच्चों को किसी भी खान अथवा जहां पे संकटमय सेवा में लगाया जाने का प्रतिषेध किया गया है, वह 14 वर्ष से कम बच्चों को, 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, वह 21 वर्ष से कम। तो साथियों, इसमें जो होगा 14 वर्ष से कम बच्चे को आप किसी संकटमय सेवा में या ऐसे किसी खान में नहीं लगा सकते हैं। 14 वर्ष से कम वाले बच्चों को
जो मौलिक अधिकारों में ऐसा दिया गया है आप उनको नहीं। संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है, मतलब रोका गया है, वो कितने वर्ष के आयु के बच्चे होंगे? 14 वर्ष से कम के, 14 वर्ष से कम के बच्चों को साथियों, कितना? 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष से कम वाले जितने बच्चे हैं उनको ऐसे संकट में कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कारखाने अथवा क्या कह रहा है दोस्तों? कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितने वर्ष की हो जाए? कितने वर्ष की हो जाए साथियों? कम से कम 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने जहां पर संकट हो या किसी कारखाने में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। बिल्कुल साथियों, यदि कोई भी भारतीय नागरिक को क्या है, या किसी भी भारतीय नागरिक को क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार यदि किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंद किया जाए, जिसे गिरफ्तार किया जाए, तो सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे 24 घंटे के अंदर, कितना दोस्तों? 24 घंटे के अंदर क्या होगा? 24 घंटे के अंदर सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष, जो मजिस्ट्रेट है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे उपस्थित कराना होगा, किसे? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दोस्तों। अगला है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा साथियों? वह होगा समानता का अधिकार। नहीं भाई, वह बल्कि होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या होगा? बच्चे का शोषण होगा। बच्चे का क्या होगा? शोषण होगा। का कह रहे हैं कि शोषण होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा दोस्तों। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में बताया गया दोस्तों? शोषण के विरुद्ध जो अधिकार संबंधित बात कही गई है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 23 और 24, क्या अनुच्छेद संख्या 23 और 24 किसकी बात करता है दोस्तों? अनुच्छेद संख्या 23 और 24 हमारी बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता है? कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह बताया गया है किसी व्यक्ति को एक गलती के लिए, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक उसे दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब एक अपराध के लिए, कुल मिलाकर के एक अपराध के लिए एक ही दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे एक अपराध के लिए एक ही प्रकार का दंड का प्रावधान किया गया है। वह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह बताया गया है दोस्तों कि एक अपराध के लिए एक दंड, क्या एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही दंड दिया जा सकता है, एक ही दंड दिया जाना चाहिए। वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या 20 है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कभी कभी आपको क्या होता है, जैसे टीचर है, आप क्लास में शरारत कर रहे हैं तो आपको 2 कंटाप भी दे दे और आपका नंबर भी काट ले, तो ये गलती के लिए 2 सजा दे रहा है ना। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे, उसको आप बताओ भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 20 में क्या है? अनुच्छेद संख्या 20 हमारा बताता है एक गलती के लिए एक ही सजा का प्रावधान किया गया है, इसलिए गुरुजी एक ही हमको आप दंड दीजिए। ठीक है, कह सकते हैं ना, यही होगा। क्या है? एक ही अपराध के लिए एक दंड का जो प्रावधान किया गया है, वो है अनुच्छेद संख्या 20 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? दोस्तों, गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार। बिल्कुल साथियों, यदि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसको उस गिरफ्तारी का कारण जानने का पूरा अधिकार है दोस्तों। हाँ, ऐसा प्रावधान है। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार। बिल्कुल साथियों, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वह अपने अनुरूप क्या कर सकता है? वकील को ले सकता है और उस वकील से परामर्श ले करके अपने बचाव का अधिकार भी प्रदान है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का भी उसे अधिकार मिलता है साथियों। तो इसका कुल मिलाकर के उपयुक्त सभी जो दिख रहा है, आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा साथियों। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को क्या किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो तो उसे क्या करेगा? इनमें से कौन सा अधिकार प्रदान किया गया साथियों? उसे क्या है? गिरफ्तारी का कारण जानने का भी अधिकार है। अपने मन पसंद का वकील भी ले सकता है, अपने बचाव के लिए बचाव करने का उसको अधिकार से या वकील से परामर्श भी ले सकता है। और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार जो व्यक्ति किया गया है नजदीकी मजिस्ट्रेट में ले जाने का भी उसको अधिकार प्रदान है दोस्तों। इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? किसकी बात की जा रही दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता। अभी हमने देखा समानता का जो हमारा अनुच्छेद संख्या, हाँ, स्वतंत्रता का बात किया। कितने से स्वतंत्रता थी? 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार था। हाँ, वैसे ही अब कह रहे हैं और 23 से लेकर के 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित बात कही गई। उसी क्रम में 24 तक हो गया। 25 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 25 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 28 तक, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक में किसकी बात कही गई दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है दोस्तों? तो संविधान के अनुच्छेद संख्या 25 से 28 नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। यहाँ होगा, क्या होगा साथियों? 25 से लेकर के 28। क्या होगा? 25 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 28 के बीच में। यहाँ 25 से लेकर के 28 अनुच्छेद के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित बात कही गई दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता की जो बात कही गई है वह अनुच्छेद संख्या 25 से लेकर के 28 के बीच में कहा गया दोस्तों। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास यहीं तक साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।